नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता और सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया गया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जर पर जीएसटी दर 18% से घटाकर हुई 5%। 1 अगस्त से लागू होगी नई दरें। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने का उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का आह्वान। मुंबई में पहले डेमोक्रेसी अवार्ड समारोह में संबोधन। संसद और विधानमंडलों में होने वाले अवरोध पर जताई चिंता। जनप्रतिनिधियों को आत्मावलोकन की सलाह। त्रिपुरा पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की कुल 6,664 सीटों में से 994 सीटों के लिए आज डाले जा रहे हैं वोट। करीब 85% सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार पहले ही हो चुके हैं निर्विरोध निर्वाचित। जम्मू कश्मीर में शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद का आतंकी मुन्ना लाहौरी समेत 2 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। भारी बारिश ने फिर रोकी मुंबई की रफ्तार। ट्रैक पर पानी भरने से फंसी महालक्ष्मी एक्सप्रेस। मदद के लिए पहुंची एनडीआरएफ की टीम। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारी बारिश की चेतावनी। बिहार और असम में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 200 के पार। जीएसटी परिषद ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज हुई जीएसटी परिषद की 36वीं बैठक में ये फैसला लिया गया। जीएसटी परिषद ने इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर पर भी जीएसटी की दर 18% से घटाकर 5% कर दी है। नई दरें 1 अगस्त से लागू होंगी। किराए पर इलेक्ट्रिक बस लेने पर स्थानीय निकायों को जीएसटी से छूट मिलेगी। देश में ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जीएसटी घटाने का प्रस्ताव रखा था। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों में एक जैश ए मोहम्मद का कमांडर मुन्ना लाहौरी बताया जा रहा है। मारे गए आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। दक्षिण कश्मीर जिले के मोन बाजार इलाके में आतंकवादियों के मौजूद होने की पुख्ता जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके का घेराव करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई, जिसका सुरक्षा बलों ने माकूल जवाब दिया और दोनों ओर से मुठभेड़ शुरू हो गई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू मुंबई के दौरे पर हैं, जहां आज वो पहले डेमोक्रेसी अवार्ड समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संसद और विधायिका में महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही। साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायतों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए और आर्थिक मदद मुहैया कराने की बात कही। स्थानीय ये तो इकाइयों में तो हो गया, विधानसभा और संसद में भी महिलाओं के लिए आरक्षण होना बहुत जरूरी है। कितना देना, कितना परसेंटेज वगैरह उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं, तो उनका विवेचन है, मगर शुरुआत करो, मेक ए बिगिनिंग so that the democracy will be meaningful. Secondly, after giving reservation, after conducting elections, you must see to it that they are given funds, functions and functionaries. Then only democracy will be meaningful. I'm happy that the present government, led by Sri Narendra Bhai Modi, has accepted in toto the recommendations of the 14th Finance Commission, which has awarded 2,292 crore rupees to panchayats for 2015 and 20, which is more than 3 times in the grant of 13th Finance Commission. It's a very significant step in empowering the local bodies. The grants are directly transferred to the Gram Panchayats, unlike the past where they were meant for
other tiers also. Now the money goes directly to panchayat, Delhi to Gully. Paisa wahan pahunchte hai. This is what is required, including the even urban local bodies also. The share for rural local governments have increased from 0.5% to 2% of the total allocation when compared to 13th Finance Commission. It's a very happy development, happy devolution, and the devolution first lead to further evolution, and it should lead to a revolution of giving more funds to the local bodies. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संसद और विधान मंडलों में आए दिन होने वाले अवरोध पर गहरी चिंता जताते हुए जनप्रतिनिधियों से आचरण ठीक करने का आह्वान किया है। उन्होंने आत्मावलोकन करने की सलाह दी है। Democracy is all about debate, discussion, and decision. This cannot be replaced by disorder, disruption, and delay in legislation, which is nothing but a negation of the spirit of democracy. Basic functions of the parliament and legislature are legislation that is making laws to socio-economic transformation of our country, deliberation that is raising the issues of public importance, and ensuring accountability of the executive of the day. If MLAs and MPs resort to slogan shouting, rushing to the well of the House, and disruption of the proceedings, they are only compromising on these three core functions of the legislature. There is a great disservice to the nation and parliamentary democracy. In every election, people have certain mandate to the elected governments. Thereafter, the chosen government go about delivering the promises made to the people next few years. Respecting such a mandate of the people and allowing the governments of the day to deliver as per the mandate should be an essential principle of functioning of such legislature. Opposition parties do have the right and responsibility of seeking government to deliver on the promises made by them during the polls. Opposition can and should take the government to task if they deviate from what has been offered to the people, for which effective instruments are available in parliament and the legislature. लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान द्वारा गुरुवार को दिए गए विवादित बयान पर शुक्रवार को भी अवरोध हुआ। बीजेपी सांसदों की ओर से उनसे माफी की मांग की जा रही है, साथ ही सदन से निलंबित किए जाने की भी मांग है। विरोध को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मामले पर सभी दलों के साथ बैठक करने के बाद फैसला लेने की बात कही। महिला सांसदों और विभिन्न दलों के नेताओं ने भी पीठासीन सभापति रमा देवी के बारे में आजम खान की टिप्पणी के कारण उनसे माफी की मांग की है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई गलतफहमी ना होना चाहिए। हम बड़ी स्पष्ट रूप से ये कहे और अभी भी कह रहा हूं कि सदन के अंदर, सदन के बाहर, हिंदुस्तान सारे जहां में कहीं भी अगर महिला के ऊपर इस तरीके की अगर अपमान हो, कोई असम्मान हो, तो कांग्रेस पार्टी किसी हालत में इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। सब महिला लोग जो ने कहा है, there should not be any words or any conduct which amounts to any amount of insult to any woman. No word about that. महिला का सम्मान जाना जो जिसने नहीं, the person who doesn't know how to pay respect to a woman, possibly he doesn't know the culture of the country itself. सर, लखन जी जब 14 बरस राम, लखन और सीता जब वनवास में थे, लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी कभी सीता जी का मुख भी दर्शन नहीं किया, पाँव की तरफ दर्शन किया था, पाँव की तरफ दर्शन किया था, कभी मुख का तरफ दर्शन नहीं किया, कभी नहीं किया। जो बोला, जो इट इज ए, जो हुआ वो अच्छा नहीं है। इट हैज नॉट ओनली हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ द वुमेन्स, इट हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ एवरीवन। वो मर्यादा नहीं रखने वाला आदमी को वो संसद में रहने का अधिकारी नहीं है। उसको तो या तो रिजाइन करना होगा, या तो मैं अध्यक्ष से जाकर कहूँगी कि इस पर कोई कार्रवाई करे, कि इस तरह की अगर बातें किया है तो माफ़ी मांगे, और दूसरा क्या कह सकते हैं, माफ़ी मांगे। और नहीं तो ऐसे आदमी अगर लोकसभा में आकर ये एक मैसेज खराब दे देगा
तो कोई भी अध्यक्ष पीठ का कोई भी सम्मान नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में आज करगिल युद्ध के 20 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। 3 घंटे के इस कार्यक्रम में मशहूर गायक मोहित चौहान भी देशभक्ति के गीत पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन और मोहित चौहान देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति से युवाओं में जोश भरेंगे। इसके अलावा नृत्य आदि के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने हैं। कार्यक्रम के दौरान करगिल युद्ध पर बनी 8 मिनट की फिल्म भी दिखाई जाएगी। सेना का बैंड भी प्रस्तुति देगा। करगिल विजय दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन जम्मू कश्मीर के द्रास और दिल्ली में किया गया है। भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना के प्रमुखों ने द्रास स्थित करगिल वार मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अमेरिका में ह्यूस्टन स्थित टेक्सास इंडिया फोरम 22 सितंबर को एनआरजी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में सामुदायिक आयोजन करेगा और इस आयोजन में 50,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और इस आयोजन की टैगलाइन है साझा स्वप्न उज्जवल भविष्य। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की ह्यूस्टन की ये पहली यात्रा होगी। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 50 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने मोदी सरकार को किसान, मजदूर और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए समर्पित बताया। उन्होंने कहा कि हमने देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य के साथ विकास की राह पर चलने का फैसला लिया है। उन्होंने ग्रामीण भारत के हर गांव और घर में 2024 तक स्वच्छ पेयजल की योजना को क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला करार दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1,25,000 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। गांवों को बाजारों से जोड़ने पर फोकस किया जाएगा। ये ग्रामीण इकोनॉमी को मजबूत करने वाला फैसला है। जेपी नड्डा ने सरकार की कई योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि 2022 तक 1,95,00,000 घरों तक गैस, शौचालय और जल की उपलब्धता का वादा भी उन्होंने किया। जल से लेकर के चंद्र तक किए गए फैसले और उसके साथ साथ गांव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यवसायी, छोटा दुकानदार जो वंचित रहा है लंबे समय तक, उनको मुख्य धारा में शामिल करते हुए कैसे हम देश को आगे ले जा सकते हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार समर्पित रही है। और 50 दिन उसका प्रतिबिंब है, उसकी शुरुआत है और उसकी दिशा को तय करने वाले ये 50 डेज रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो मोदी जी की सरकार की दृष्टि से देखा जाए तो एक परंपरा रही है कि हम 100 डेज पर बताते हैं, लेकिन मोदी जी ने अपने 50 डेज का ही रिपोर्ट कार्ड देश के सामने, दुनिया के सामने रखना तय किया और किस तरीके से ऐसे फैसले लिए गए जो बहुत ही, जिसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए और दृष्टि चाहिए, विजन चाहिए, उसको ध्यान में लेकर के लिए गए। त्रिपुरा में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। सत्तारूढ़ बीजेपी पहले ही निर्विरोध 85% सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। अब ग्राम पंचायतों की 833 पंचायत समितियों की 82 और जिला परिषदों की 79 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। राज्य चुनाव आयोग के सचिव प्रसेनजीत भट्टाचार्य के मुताबिक ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की कुल 6,646 सीटों में से बीजेपी ने 5,652 सीटों में निर्विरोध जीत हासिल की। कुल मिलाकर 8 जिलों के तहत आने वाले 31 ब्लॉकों के 1,848 मतदान केंद्रों पर 2,327 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना 31 जुलाई को होगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद बीएस येदियुरप्पा ने किसानों और बुनकरों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत सरकार लाभार्थियों को 4,000 रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान करेगी। इस योजना के तहत 6,000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने बुनकरों के कर्ज माफ करने का भी ऐलान किया। ये रकम फिलहाल 100 करोड़ रुपए है। येदियुरप्पा ने कहा कि किसान पुत्र होने के नाते सूखे से
जूझ रहे किसानों की मदद करना उनकी प्रतिबद्धता में शामिल है। पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई फसल कर्ज माफी योजना को लेकर येदियुरप्पा ने कहा कि वो समीक्षा के बाद इस पर फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्षी दलों के साथ बदले की भावना के साथ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। येदियुरप्पा ने 29 जुलाई को बहुमत साबित करने की बात कही। I don't believe in vindicative politics. I believe in forget and forgive saying. Let good thoughts flow from all sides. I take all people's opinion and accept and implement the good ones. सीआरपीएफ आज अपना 81वां स्थापना दिवस मना रहा है और इस मौके पर दिल्ली में हुए मुख्य कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देश को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की वीरता और साहस पर गर्व है। सीआरपीएफ का गठन 1939 में शाही प्रतिनिधि पुलिस के रूप में हुआ था। सीआरपीएफ अधिनियम के 28 दिसंबर 1949 में लागू होने पर इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। ये बल 208 कार्यकारी बटालियनों, 6 महिला बटालियनों, 15 RAF बटालियनों, 10 कोबरा बटालियनों समेत कुल 246 बटालियनों के साथ एक बड़ा संगठन बन चुका है। ऐसे पुलिस के जवानों को, सैनिकों को जिन्होंने इस देश के खातिर अपनी शहादत दी है, अपनी इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया है, आज मैं शीश झुकाकर उनको श्रद्धांजलि भी देता हूं, नमन भी करता हूं। बंधुओं, केवल 2 बटालियनों से शुरू होकर वर्तमान में यह बल 246 बटालियन के रूप में देश की सेवा कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ के 81वें स्थापना दिवस पर बल को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विभिन्न इलाकों में सेवाएं दे रहे देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल की प्रतिबद्धता और समर्पण असाधारण है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने भारत को C-17 मालवाहक विमान बेचने का फैसला किया है। इस फैसले से भारत की वर्तमान और भविष्य की रणनीतिक हवाई परिवहन की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता में इजाफा होगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रक्षा क्षमताएं बढ़ाने के प्रयासों के तौर पर ट्रंप प्रशासन ने भारत के सैन्य मालवाहक विमान C-17 को सहयोग देने के लिए $67 करोड़ की विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी देने के अपने फैसले से कांग्रेस को अवगत कराया है। भारत ने हाल में C-17 के लिए पुर्जे और इसकी मरम्मत संबंधी पुर्जे, सहयोग उपकरण और कार्मिक प्रशिक्षण उपकरण आदि खरीदने का अनुरोध किया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। ये विमान कम लंबी पट्टी पर पूरे वजन के साथ उतरने में सक्षम है। ये रणनीति एयरलिफ्ट और एयर ड्रॉप अभियानों को अंजाम दे सकती है। इसके अलावा सामान को मरीजों को लाने ले जाने का काम भी कर सकती है। पूरी तरह से एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक कॉकपिट और आधुनिक माल ढुलाई प्रणाली के चलते इसमें चालक दल के पायलट, सह पायलट और लोड मास्टर हो सकते हैं। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक में भारत ने आतंकवाद से मुकाबला और बहुपक्षीय निकायों में सुधार पर जोर दिया है। साथ ही भारत ने कहा है कि बदलते वैश्विक परिवेश के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने खुद में बदलाव नहीं किया तो इसकी विश्वसनीयता और वैधता पर आंच आएगी। बैठक में शामिल होने रियो डी जेनेरियो पहुंचे केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। साथ ही आतंक के खात्मे के लिए सभी से मिलकर काम करने की बात कही। आतंकवाद पर वैश्विक सम्मेलन पर भी उन्होंने भारत का रुख दुनिया के सामने रखा। BRICS, where counter-terrorism is concerned, and especially by Brazil in the last almost a year of its presidency. And terrorism is one issue which concerns everybody in the world. So we emphasize that. We also emphasize that restructuring of the United Nations as such, various organs, and to bring it in sync with the realities of the world today in terms of representations, in terms of how various regions
who remain unrepresented as part of the Security Council structure. So we said that the BRICS needs to take this issue more positively. इसके अलावा जनरल वीके सिंह ने ब्राजील के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग समेत कई और अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। During our bilateral meeting with the foreign minister, we also built up on this in terms of relationship between Brazil and India, how science and technology needs to be taken forward, how agricultural cooperation needs to be taken forward, how both India and Brazil can benefit from it, and we exchange views on how things are today in our neighborhood and in Brazil's neighborhood. और अब बात मौसम की। देश के कई राज्यों में भारी बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ा है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पिछले 36 घंटों में बारिश से संबंधित घटनाओं में 13 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित जिलाधिकारियों को मृतक के परिजनों को राहत के रूप में 4-4 लाख रुपए सहायता राशि देने के साथ ही घायल व्यक्तियों को पर्याप्त चिकित्सा प्रदान करने का भी निर्देश दिया है। तो वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भारी बारिश के चलते ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। बदलापुर और वांगनी के बीच महालक्ष्मी एक्सप्रेस ट्रैक पर पानी भरने की वजह से फंस गई। ट्रेन में लगभग 700 यात्री मौजूद हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और सिटी पुलिस की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। रेलवे ने महालक्ष्मी एक्सप्रेस के यात्रियों से अपील करते हुए कहा है कि वो ट्रेन से नीचे ना उतरें। ट्रेन सुरक्षित है। बाढ़ में फंसी महालक्ष्मी एक्सप्रेस की घटना पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि घटनास्थल पर नेवी की 7 टीमें, एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं और स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। बिहार और असम में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 9 और लोगों की मौत के साथ दोनों राज्यों में मृतकों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 207 हो गई। असम में बाढ़ से कल 5 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। हालांकि बाढ़ प्रभावित जिलों में जलस्तर कम हुआ है। बिहार में 4 और लोगों की मौत के साथ ही बाढ़ में मरने वालों की संख्या 127 हो गई है। राज्य में 13 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां पर 82,84,000 लोग प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की विधानसभा को बताया कि उनकी सरकार ने आपदा से हुए नुकसान के आकलन के लिए केंद्रीय टीम भेजने और उचित मदद के लिए केंद्र को पत्र लिखा है। स्पेशल ओलंपिक्स यानी दिव्यांगों के लिए चलाए जाने वाला ओलंपिक्स इस बार उसका 3रा साल होगा। इसी के चलते स्पेशल ओलंपिक्स की टॉर्च फ्लेम ऑफ होप सीधा सिंगापुर से भारत पहुंच चुकी है और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इस टॉर्च का स्वागत किया। इस अवसर पर खेल से जुड़े हुए दिग्गजों ने भी शिरकत की। किरण रिजिजू ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार वित्तीय सहायता देने का हर संभव प्रयास करेगी। कुछ पैसे जो है हम स्पेशल एथलीट्स को देने के लिए कार्यक्रम जल्दी करने वाले हैं। हम स्पेशल ओलंपिक कमेटी के साथ बैठ करके तारीख तय करेंगे। मैं परसों में रशिया जा रहा हूँ। रशिया से आने के बाद मैं इसका कार्यक्रम करूँगा। जो चेन्नई में वर्ल्ड फुटबॉल चैम्पियनशिप जो होगा स्पेशल ओलंपिक्स का, उसमें भारतीय टीम के लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो कि 2020 और 2024 ओलंपिक खेलों की तैयारियों पर नजर रखेगी और सभी तरह का समर्थन मुहैया कराएगी। खेल मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर इस 10 सदस्यीय समिति के गठन की जानकारी दी और इसमें खेल संस्थाओं से जुड़े कई अधिकारी और पूर्व खिलाड़ी शामिल हुए। इस समिति में 2 ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों, टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और निशानेबाज गगन नारंग को जगह मिली है।
भारत के 5 मुक्केबाजों ने शुक्रवार को बैंकॉक में खेली जा रही थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश कर पदक पक्के कर लिए हैं। इन 5 खिलाड़ियों में से एक महिला खिलाड़ी निखत जरीन और 4 पुरुष खिलाड़ी आशीष कुमार, दीपक, मोहम्मद हसामुद्दीन और ब्रिजेश यादव के नाम शामिल हैं। तो वहीं भारत के 3 मुक्केबाजों का सफर सेमीफाइनल में ही खत्म हो गया। एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली निखत जरीन ने थाईलैंड की ही जुटामास जितपोंग को 4-1 से मात देकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में वो एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता चीन की चांग युआन से भिड़ेंगी। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में बी साई प्रणीत की हार के साथ ही भारतीय चुनौती अब खत्म हो गई है। जापान ओपन के पुरुष एकल वर्ग के सेमीफाइनल में प्रणीत को हार का सामना करना पड़ा। भारत के बी साई प्रणीत को वर्ल्ड नंबर 1 केंटो मोमोटा के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। मोमोटा ने प्रणीत को सीधे सेटों में 21-18, 21-12 से पराजित करते हुए टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। ये मुकाबला 45 मिनट तक चला। इससे पहले स्टार शटलर पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल में हार गई थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।